नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको आज का जो हमारा वीडियो है ऐसे स्पेशल 5 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आपका हो गया एसएससी एमटीएस हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, यूपी पुलिस का बोल लो, और इसके साथ में आपका जो रेलवे, यानी इनमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। केवल और केवल 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लगभग ज्यादातर मतलब वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लास और वीडियो आते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी आपका यहाँ पे आता रहेगा, और जो भी यूपी पुलिस से संबंधित है तो वो जरूर अपने चैनल से जुड़े। देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ये टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा होगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि डिट्टो यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा, लेकिन सिंपल है कि ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है आपका। ठीक है, तो ये देखिए अब आप कैसे इसको करते हो। सारे 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके लगभग 2-2 बार से भी ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। राम और श्याम किसी काम को एक साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि राम अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा देखिए, प्रैक्टिस सेट है तो अपना उस हिसाब, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, दोनों मिलकर करते हैं 8 दिन में, और अकेला राम करता है उस काम को 12 दिन। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वो लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है, श्याम अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए, जब श्याम का हम काम निकालेंगे कितने दिनों में करता है, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल काम हमें कितना करना है। जो राम और श्याम का नाम ले रखा, तो इन्हें टोटल काम कितना करना पड़ता है, तभी हम निकाल पाएंगे कि श्याम है वो कितने दिनों में करना। जब भी टाइम एंड वर्क का जिक्र आता है, 2 ही चीजें होनी चाहिए। एक, टोटल कार्य कितना करना है, और जिस व्यक्ति को, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उनकी कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता कितनी है उस कार्य करने की। ये दोनों चीजें पता होते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हर बार आपका यही होता है, 3 होते तो तीनों का एलसीएम, 4 होते चारों का, 2 है तो 2 का एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम लिया, आप सभी को पता है कितना आ गया, 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24। एलसीएम तो सभी को निकालना आता है ना। ठीक है, तो अब यानी ये जो 24 आया है, ये क्या होगा, हमारा टोटल कार्य हो, क्या होगा, टोटल कार्य। तो 2 ही चीजें चाहिए इसमें, एक कार्य और एक क्षमता। तो अब जो कैपेसिटी निकालेंगे वो क्या है, वो निकालेंगे यहाँ पे भाग कर कर कैपेसिटी आपकी निकलती है। जैसे 24 को 8 से भाग किया, कितना आया, 3। 24 को 12 से भाग किया, कितना आया, 2। तो ये चीजें निकल कर आ गई उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता। तो ये देखिए, ये 3 है, ये किसकी कैपेसिटी है, राम और श्याम दोनों की। ये जो 2 है, ये किसकी कैपेसिटी क्षमता है, राम की। किसकी है, राम की। ठीक है, तो राम की हमें कैपेसिटी पता है, और राम और श्याम दोनों की हमें पता है। तो मैं अकेले श्याम की कैपेसिटी देखूं तो कितनी है, देखिए R प्लस S यानी राम और श्याम दोनों की मिलकर कितनी है, 3। राम की कितनी है, 2। यानी राम की यदि 2 हो गई तो श्याम की कितनी होगी, 1, तभी तो जाकर 3 होगा। यानी क्लियर हमें पता चल गया कि श्याम की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1। बस अब यही करना है। पूछा कितने समय में पूरा करेगा, तो ऊपर टोटल कार्य कितना है, नीचे जिस व्यक्ति को या 2 को हो चाहे 3 को, उनको करना है उनके नीचे कैपेसिटी। तो किसको करना है, श्याम को। टोटल कार्य हो गया 24, नीचे श्याम की कैपेसिटी कितनी है, 1। 24/1 का मतलब क्या हो गया, 24। यानी श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। ठीक है, सिंपल था। और ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 2 से भी ज्यादा बार पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन वो ही मैंने लिए हैं। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, यदि आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, 264 रुपए का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 12% लाभ पाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए।
यानी दो चीजें आती हैं जब भी लाभ हानि का जिक्र होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी खरीदा कितने में बेचा कितने में, वो चीज। देखिए जब कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होती तो हम क्या मानते हैं कि जो भी चीज है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। किसी भी चीज का मूल्य ले लो, किसी व्यक्ति की आय ले लो, चाहे ये पेन जैसे रुपए का 10 रुपए का, तो इसका ये भी अपने आप में 100% है। जो भी है मतलब फोन आता है वो भी, उसका मूल्य भी अपने आप में 100% है। आपके 10th प्लस 2 में 500 में जैसे 400 नंबर आए तो जो 500 है टोटल है वो भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो चीजें हैं वो अपने आप में 100% है कोई भी चीज। तो ये कितना हो गया, जैसे 100 हो गया। क्या बोल रहा है, 264 रुपए का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यानी टोटल जो मूल्य था अपने आप में 100% था, 4% की हानि हो गई तो कितने में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 96 में बेचा होगा। और ये आगे कह रहा है कि 12% का लाभ चाहिए। भाई 100 रुपए की चीज है, 12% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 112। चीज क्लियर होगी ना। ये 100 क्या है, क्रय मूल्य, यानी अपने आप में 100% है। 264 बेचता 4% की हानि, 4% की हानि यानी 96 में बिका। आगे बोल रहा है 12% का लाभ चाहिए तो 112 में बेचना पड़ेगा। यानी अब आप खुद बताइए ये 64 किसकी वैल्यू है, ये 64 इस 96 की वैल्यू है, क्योंकि ये 4% घटकर इतना आ रहा है। अब हमारे अकॉर्डिंग ये चीजें आ रही हैं, 100 क्रय मूल्य है, 4% आने पे ये है, 12% लाभ पर ये है। क्वेश्चन कह रहा है 264 में बेचता है तब 4% की हानि, तो ये अपना ये है कि 4% की हानि कब है, यानी सीधी सी भाषा में 96 की वैल्यू कितनी है, 264। एक की वैल्यू कितनी होगी, 264/96। चाहिए क्या हमें, 12% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा, कितने बेचना पड़ेगा, 112 में। तो 112 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 264/96 और गुणा में 112। तो काट दीजिएगा, कट जाएगा ये सही से आपका, जैसे कितने से भी काट लो आप, 2 से काटोगे तो आपका 48 दूनी 96, 56 दूनी 12, 56 दूनी 112, और काटोगे तो 24 दूनी 48, 28 आ जाएगा, और काटोगे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और 12 से काट दोगे तो 12 दूनी 24, 2 बचे, 12 दूनी 24। यानी ऊपर चीजें क्या क्या बची है भाई, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 14 है, और जब 22 और 14 को गुणा करेंगे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 112 जो 12% का लाभ है उसको पाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा वस्तु को, 308 रुपए में। कितने में बेचना पड़ेगा, 308 रुपए में। ठीक है, तो दोनों चीजों को क्लियर करना है, क्वेश्चन की भी और अपनी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है आपका। डिट्टो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस तरह क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है परीक्षा में। तो देखिए, सुरभि और नीरजा की क्रमशः आयु है वो 6:7 है, 6:7। ये आपकी सुरभि हो गई, ये आपकी नीरजा हो गई। ये कब है, वर्तमान में। ठीक, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद ये है। ठीक है, नीरजा की उम्र कितनी है, यानी नीरजा की आयु बतानी है कि अब वर्तमान में कितनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक कॉन्सेप्ट आपको तैयार है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या है, जैसे ये वर्तमान की एज है, ये तो नाम है भाई सुरभि और नीरजा, तो ये वर्तमान की आयु है 6:7, ये 6 वर्ष बाद की है 15:17। तो आप एक बात यहाँ पे बताइए कि आज किसी दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 10 साल है, 15 साल बाद भी उन व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना होगा, 10 साल ही होगा। जैसे अभी चल रहा है आपका 2022, आज एक व्यक्ति 10 साल का है, एक व्यक्ति 15 साल का। आप बताइए 2032 में कितने का होगा, तो 10 साल में ये कितने का हो जाएगा, 20 का, ये कितने का हो जाएगा, 25। यानी यहाँ पे भी अंतर 5 था, यहाँ पे भी अंतर 5 था। कहने का मतलब ये है कि आज जो व्यक्तियों के बीच में आयु का अंतर है वही 5 साल बाद होगा, वही 5 साल पहले होगा, वही 10 साल बाद होगा, वही 13 साल पहले होगा। यानी कभी भी चले जाओ अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि उनके बीच डिफरेंस कितना है।
यदि डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, और यदि है तो फिर आपको आगे अगला स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे डिस्टेंस है 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का 2, यानी ये बराबर नहीं है। तो अब बराबर करेंगे, ये 2 का है अंतर, यहाँ पे 1 का, यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो बोलो आ जाएगा या नहीं। 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, नीचे तो सेम है 15 और 17। ये वर्तमान की है, वर्तमान मतलब 0, और ये 6 वर्ष बाद की है, यानी प्लस कर लो, माइनस होता तो 6 वर्ष पहले। अब देखो यहाँ पे भी अंतर 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का, यानी पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो गया। इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या आ गया, बराबर आ गए। अब देखो ये कितना बढ़ या घट रहे हैं, चाहे इधर ऐसे देख लो चाहे इधर देख लो, सेम बढ़ेगा। 14 से 17 हुआ कितना बढ़ा 3, 12 से 15 हुआ कितना बढ़ा 3, यानी जो 3 बढ़ा है 3 यूनिट, 14 से 17 हुआ है। उम्र हम यही मान रहे हैं, 12 साल का वो 14 साल का, वो 15 का ये 17 का, 6 साल बाद, ठीक है, क्योंकि चीजें अपने अकॉर्डिंग माननी पड़ती है कुछ, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो 3 आया है, यहां से जितना बढ़ा या घटा वो लिखा, ये किसके बराबर है, जो 3 यूनिट बढ़ा है या 3 वर्ष बढ़ा है वो कितने सालों में बढ़ा है। देखिए वर्तमान का मतलब 0, 6 साल का मतलब 6 साल, तो 0 प्लस में 6 यानी 6 साल, तो 3 की वैल्यू है 6। सीधी सी भाषा में यदि आपको कहूं तो इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है, पहला उनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, नहीं है तो गुणा करके बराबर। दूसरा देखो कितना घटिया बढ़ रहा है, जो भी वैल्यू आएगी उसको किसके बराबर रखोगे, जो इधर होगा। वर्तमान का मतलब 0 है, 6 है, 0 6 को जोड़ा 6, यहाँ पे बोलता 6 साल पहले, तो यहाँ पे भी 6 होता, 6 6 12 हो जाता, ठीक है। तो जो क्लास होती है उसमें अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पे देख 3 की वैल्यू 6 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। पूछा क्या है, नीरजा की उम्र कितनी है, ये वर्तमान वाली है भाई, ये 6 साल बाद की, तो वर्तमान में नीरजा कौन सी, ये साइड वाली है, तो वर्तमान में नीरजा कितनी है 14, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 गुणा 2 कितनी 28, 14 गुणा 2 कितनी 28 वर्ष, ठीक है। सीधा डायरेक्ट ये मत लिख देना कि 14 ही इसका आंसर आ गया, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की कितनी हो जाएगी 28 आपकी हो जाए। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। पहली बात तो वैसे इसने बोल दिया हानि क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी क्रय मूल्य है वो आपका ज्यादा होगा, तभी तो हानि होगी। आप ज्यादा में 100 रुपए में चीज लाकर 80 में बेच रहे हो तभी तो हानि होगी, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है तभी हानि होगी, सीधे से बोल दिया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब रुपए नहीं दे रखे होते, देखिए लाभ और हानि होता है, आप सभी को पता है क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पे तब होता है तब रुपए दे रखे हो। वो विक्रय मूल्य पे भी लाभ और हानि होते हैं कब, जब क्वांटिटी दे रखी हो, मात्रा दे रखी हो कि कितनी आपकी वस्तुएं हैं या कुछ चीजें हैं, ये चीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी वो खरीद कर 10 वस्तुएं जरूर लाया होगा, 10 वस्तुएं खरीदी, यानी ये क्रय मूल्य, 10 वस्तुएं उसने खरीदी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, तभी तो क्रय मूल्य होगा। क्या 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बेची कितनी 15 बेची, 10 उसने खरीदी 15 उसने बेची, रुपए का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वही बात है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जितने में 10 वस्तुएं लाया है उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी। सिंपल सी बात है, 500 में यदि 10 वस्तुएं लाया है तो 500 में वो 15 वस्तुएं बेच, तो इसका तो रोल खत्म ही है, क्योंकि रुपए तो बराबर है, चाहे 100 में 10 लाया हो तो 100 में 15 बेच, चाहे 200 में 10 वस्तुएं लाया हो तो 200 में 15 बेच। अब रुपए का जिक्र नहीं हो रहा, तो जो भी लाभ और हानि है वो किस पे होगा, वस्तुओं पर होगा, ठीक है। अब रुपए तो आपके बराबर है भाई, और जो लाभ और हानि होगा वस्तुओं पर होगा, यानी विक्रय मूल्य पे होगा। देखिए आप कितनी चीजें लाए, 10 चीजें, आप बेच कितनी रहे हो 15, तो आप देखो जी 10 से 15 बढ़ा है तो लाभ हो गया 5 का। लेकिन ये गलती मत करना, क्यों, क्योंकि देखिए आप 500 रुपए में 10 चीजें लाए हो और जब आप बेच रहे हो तो 500 रुपए में 15 चीजें बेच रहे हो, यानी कितनी एक्स्ट्रा चीज दे रहे हो
5 एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हो। सिंपल सी बात है, 500 में आप 10 पेन लाए और बेच कितने रहे हो, 500 में 15, तो आप कितने पेन एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5 पेन। तो उन 5 पेनों का आपको क्या हुआ है, हानि हुआ है, यानी लॉस हुआ है, तो वो लिख दिया। परसेंटेज निकालना है तो नीचे क्या आता है, लाभ, जब लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य, लेकिन कब आता है, जब रुपए का जिक्र हो। और अब रुपए का नहीं, वस्तुओं का जिक्र है, तो क्या आएगा, बेचने वाली चीजें। तो 5/15, दोनों चीजों में फर्क समझना भाई, रुपए पे लाभ हानि कब होता है और वस्तुओं पे कब। 5/15 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 5 एकम 5, 5 या 15, 100/3, और 100/3 को सोल्व करेंगे तो 33.33 आपका आ जाएगा, भाग करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल अच्छा था, मैं समझने, और बार बार आपके ये पूछे गए हैं, तो इन पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन और देखिए, लगभग 2 से भी ज्यादा बार, मैं तो कहूंगा हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। 10,000 रुपए के मूलधन पर 2% की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो पहले तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसका, कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, और चक्रवर्ती ब्याज पहली साल जो ब्याज मिलता है, मूलधन का तो ब्याज मिलेगा, दूसरी साल में जो पहली साल का ब्याज मिला है उसका भी ब्याज मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा रेट पे, उसके बाद समय पे, सारी चीजें सोल्व हो जाए। देखिए रेट है 2%, 2% को फ्रैक्शन में लिखो, मतलब 2/100। ये चीज सबसे पहले आपको ये करनी है। क्वेश्चन पे इतना ध्यान मत दो, अभी क्या करें, वैसे एक बार पढ़ो कि कैसे करना है, फिर आप इस पे आ जाइए, सारे क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो। 2% फ्रैक्शन में कर दिया 2/100, फ्रैक्शन में हर बार कर लेना ताकि आपका इजी हो जाए। 2% का आ गया सिंपल था, आ जाता 14 से ही 2/7, तो उसको फ्रैक्शन में कर लोगे तो इजी हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से फिर देखो टाइम कितना है, टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम कितना है 3 वर्ष। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो भाई, अन्यथा रहने दो चाहिए। 1/50 हो गए, कितना है 1/50, ये चीज होगी। अब देखेंगे टाइम है 3 वर्ष, यदि टाइम होता है 1 वर्ष तो मूलधन हो जाता मेरा 85, यानी 1 पावर। टाइम होता 2 वर्ष तो मूलधन हो जाता मेरा इस 50 की पावर 2, 2500 हो जाता। लेकिन टाइम है कितना 3 वर्ष, यानी इसका क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब तो हो गया 125 और 0 3, यानी 1,25,000। ये आपका क्या निकल कर आया है, ये आपके अकॉर्डिंग मूलधन आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया मूलधन। क्वेश्चन को भूल जाओ अभी उसी तरह। अब 2 साल नहीं 3 साल के लिए चीजें हैं, तो ये लो जी 3 साल, पहली दूसरी तीसरी। अब देखिए रेट क्या है 2% या फिर 1/50 बोल सकते हो, क्योंकि ये तब ही आता है, इसका स्क्वायर और क्यूब क्यों करते हैं, ताकि जब ब्याज निकालें तो आसानी से चीजें कट जाएं, क्वेश्चन जल्दी और कम समय में मतलब आपका हो जाए। तो 1,25,000 का किस परसेंट के दर से 1/50 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 125 का 1/50 के हिसाब से, 50 से कट जाएगा ये शायद, 50 दूनी 100, 25 बचे, 25 के आगे 0 लग गया, तो 50 आपका हो गया 150, 200, 50 पंजे और 2 0, यानी कितना ब्याज मिला भाई 2500। पहली साल ब्याज कितना मिला 2500। आते हैं दूसरी साल पे फिर से इसका ब्याज मिलेगा यही, तो यही मिलेगा तो 2500। लेकिन ये जो 2500 है इसका भी तो ब्याज मिलेगा दूसरी साल भाई, तो 2500 का 1/50 के हिसाब से कितना मिलेगा, 0 से 0, 5 पंजे 25, 50 रुपए। कितना मिलेगा 50 रुपए। तो ये लो जी 50 रुपए और ब्याज। 2 साल कंप्लीट। बात आती है तीसरी साल की, तो तीसरी साल पहले तो इसका ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज तो वही 2500। ठीक है, फिर किसका, इस चीज का ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में हर बार, तो इसका ब्याज कितना मिला 50, अभी निकाला था ना इसके हिसाब से। फिर पहली साल का होगा, फिर इस 2500 का ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 50, फिर इस 50 का ब्याज मिलेगा, 50 का 1/50 कितना होता है 1, तो ये 1, यानी ये चीज हमारी अब निकल कर आ गई है। इसमें यदि आप कहोगे देखोगे तो ये जो पूरी चीज होती है ये होता है आपका CI। क्या होता है CI।
और आपकी ये जो पहली लाइन होती है ये होता है एसआई। सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और जो पहली लाइन को छोड़कर बाकी बचा हुआ चीजें होती है वो होती है इन दोनों का डिफरेंस, और ये आपका प्रिंसिपल। तो सारी चीजें हैं। अब एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एक चीज आपको निकालनी। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन, कितना दे रखा है मूलधन 10,000 रुपए। आपका कितना है 1,25,000। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,25,000 बराबर है किसके 10,000 के। एक बराबर होगा किसके 10,000 बटे में 1,25। चाहिए क्या चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना है सारा टोटल है। टोटल देखिए सभी को जोड़िए 2500 2500 2500 यानी 7500। 7500 50 और 50 7651 7651। इस चीज को काट दीजिएगा, आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7651 क्या है भाई सीआई है। क्या है सीआई है। ये इसको जोड़ के वो निकाल, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा। देखिए 3 0 से आपके 3 0 कट गए, 5 दूनी 10 25 पंजा 125। 25 से आपका नहीं कटेगा यानी पॉइंटों में आएगा, तो लगभग आपका ये आएगा। और आप भी एक बार इसको करके देखना। तो सिंपल क्वेश्चन था बस। जब भी चक्रवर्ती ब्याज का आता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे बनाइए, अपने जो ट्री साइज का ये होता है ऐसे, जैसे 3 साल यहाँ पे चला गया इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही चाहे 4 साल आए, 4 साल तो अभी इस लेवल पे नहीं आएगा, सीजीएल मेन से सीपीओ मेन से इन चीजों में बैंकों में आता है, लेकिन आपका यहाँ पे इतना ही आता है और एकदम अच्छे से आपने इसको समझा होगा। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते, तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।